इस जलसा में लोग हैं, सब साथी बारी बारी से पुष्पांजलि करेंगे। तो हम चाहेंगे पुष्पांजलि का काम शुरू हो गया। इधर देखिएगा। भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह। हेलो। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की संयुक्त शहादत दिवस अमर रहे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की संयुक्त शहादत दिवस अमर रहे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की संयुक्त शहादत दिवस अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की संयुक्त शहादत दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के संयुक्त शहादत दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद। सभा में आए सभी मित्रों से आग्रह है कि भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि किया जाए। अब तमाम साथी एक एक करके पुष्पांजलि करेंगे। दो साथी हुए आए और पुष्पांजलि में भाग लें। चलो कुर्सी लगाओ, चलो हाँ, थोड़ा थोड़ा घट न जा, ना घट ना घट। फिर से तू यहाँ बिरन भगत असली दुश्मनवा शहीदन के कमाई एहू तिरंगा देश में खूब फहराते शहीदन के कमाई एहू तिरंगा देश में खूब फहरावा दिल के ओरिया झांक के देखा हक मांगा था न्यायपूर्ण जब पांडव ने दुर्योधन से हक मांगा था न्यायपूर्ण जब पांडव ने दुर्योधन से कहो क्या उस दिन हक मिला था विनय और अनुमोदन से। उस दिन भी हक मांगने से नहीं मिला था। कहने का अर्थ है भगत सिंह ने कहा था हक मांगने से नहीं, हक को छीन लिया जाता है। हक मांगने सुकरात चला, हक मांगने सुकरात चला तो मिला गरल की घूंट यहाँ। हक मांगने वालों का भाई हुई जीवन का लूट यहाँ। इसलिए एक संगीत में पेश कर रहा हूँ।
तीसर विश्व युद्धवा के भइले नवा दुनिया के। तीसर विश्व युद्धवा के भइले नवा दुनिया के। जाग श्रम वीर जवानवा दुनिया के। जाग श्रम वीर जवानवा दुनिया के। छिड़ल लड़ाई भाषा क्षेत्र धर्मवाद के। कहीं भाषा के, कहीं क्षेत्र के, कहीं धर्म की लड़ाई। हेलो, आज भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के शहादत दिवस के अवसर पर इस प्रांगण में आज शहादत दिवस समारोह का आयोजन प्रगतिशील लेखक संघ औरंगाबाद इकाई के द्वारा किया गया है। और हमारे मुख्य वक्ताओं में भगत सिंह के भांजा जगमोहन सिंह जी, राजेंद्र राणा जी, रविंद्रनाथ राय जी, राजा राम सिंह पूर्व विधायक, देवसरंग सिंह निराला जी, गालिब जी और डॉक्टर अरुण कुमार जी, ये सभी लोग आप सबों के समक्ष कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे। आप तमाम इस शहादत दिवस के अवसर पर मौजूद गार्जियन, नौजवान साथियों, आप अपना अपना जगह लेकर के बैठ जाएं और इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। जगमोहन जी कुछ ही क्षणों में इस प्रांगण में आ रहे हैं। आप तमाम बंधुओं से निवेदन होगा कि कुर्सी पर आकर के बैठे, अपना जगह ले लें और मुख्य वक्ताओं का आज का दौर जो है भिन्न भिन्न परिस्थितियों से देश के मुख्य समस्याओं का वर्णन ये सभी श्रोता करेंगे और उनके विचार से आप लोग अवगत होंगे। आग्रह होगा आप सभी से कि आप अपना जगह लेकर के बैठें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलते चल रहा है। एक इसको ऑन ऑफ करोगे जाएगा ना, इसको ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाना चाहिए। वहीं सब सिस्टम रहता है, आप चेक कीजिए तो निकाल के रिकॉर्डिंग तरीका। हेलो दोस्तों, फोटो खींचते हैं वाला मिला। हाँ हेलो, अभी हेलो इस कार्यक्रम के शुरू होने में कुछ विलंब है, इसलिए हमारे जनवादी क्रांतिकारी गायक राम नरेश यादव रफीगंज के
से आग्रह होगा कि वो माइक पर आए और कुछ इस मंच का शोभा बढ़ाएं अपने जनवादी लोकगीत से। नरेश जी, नरेश बाबू और कमल किशोर जी दोनों व्यक्ति आए और अपना लोकगीत प्रस्तुत करें और हम सभी श्रोताओं को कुछ अपने गाना से, अपने लोकगीत से सुझाव भी देंगे और मंच का शोभा भी बढ़ाएंगे। श्रद्धेय अध्यक्ष जी, ना ठीक है, ठीक है। श्रद्धेय अध्यक्ष जी और आज के शहादत समारोह में शामिल तमाम साथियों, आज हम लोग भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के शहादत दिवस मना रहे हैं। मुझे एक संगीत गाने की आदेश हुआ है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। ए हमारे भगत सिंह बराबर कहा करते थे। तो हम गीत आज उनको फिर इस धरती पर भगत सिंह जैसे नौजवान को बुलाने के लिए आह्वान करता हूँ। गीत का शीर्षक है भारत के आज़ादी अभी सपने में। भागल दुश्मन गोरा का बही करियाई हवा भागल दुश्मन गोरा का बही करियाई हवा फिर से तू है बीरन भगत असली दुश्मन फिर से तू है बीरन भगत असली दुश्मन असली दुश्मन असली दुश्मन फिर से तू है बीरन भगत असली दुश्मन लाखों लोगवा दिल कुर्बानी सुंदर सपना रहले लाखों लोगवा दिल कुर्बानी सुंदर सपना रहले आजाद वतनवा सब कर होई सपना सपने सपना सपने हाजी सपना सपने फिर से तू बीरन भगत असली दुश्मन पाक बंगला बट गल फिर भी बाँट के झगड़ा पाक बंगला बट गल फिर भी बाँट के झगड़ा नफरत के पौधा लगवल कपतिया सींचे वाला सींचे वाला
हैया हाजी सींचे वाला हैया, फिर से तू है बीरन भगत असली दुश्मनवा हैया, फिर से तू है बीरन भगत असली दुश्मनवा हैया। भारत के जवानों आगे बढ़ो, भारत के जवानों आगे बढ़ो, उपयुक्त समय आइले हा। भारत के जवानों आगे बढ़ो, उपयुक्त समय आइले हा। और थोड़ा सा जोर लगा देब, दुश्मन के महल ही लैले हा। थोड़ा सा जोर लगा देब, दुश्मन के महल ही लैले हा। फिर से तू है बीरन भगत असली दुश्मनवा हैया, फिर से तू है बीरन भगत असली दुश्मनवा हैया। शहीदन के कमाई एहू तिरंगा देश में खूब फहरते हा। शहीदन के कमाई एहू तिरंगा देश में खूब फहरते हा। कुर्बानी के चर्चा बहुत भइल, कुर्बानी के मुद्दा हैया। फिर से तू है बीरन भगत असली दुश्मनवा हैया, फिर से तू है बीरन भगत असली दुश्मनवा हैया। दिल के रिया झाँक के देख, वो अपना मिशन चलते है। दिल के ओरिया झाँक के देखा, वो अपना मिशन चलते है। और हमने काहे अलगे अलगे डफली रोज बजैते है। हमने काहे अलगे अलगे डफली रोज बजैते है। फिर से तू है बीरन भगत असली दुश्मनवा हैया। शहीदन के एक दिन पूरी सपना मन में बतिया समैले हा। शहीदन के एक दिन पूरे सपना मन में बतिया समैले हा। और राम नरेश जी गाना गावे, अखिया दुनो आंसू भरी अइले हा। फिर से तू है बीरन भगत असली दुश्मनवा हैया। भागल दुश्मन गोरकाया बही करियावाई हवा हैया। और फिर से तू है बीरन भगत असली दुश्मनवा हैया। फिर से तू है बीरन भगत असली दुश्मनवा हैया। इनकलाब जिंदाबाद। अगला हेलो, ठीक। अभी आपने क्रांतिकारी लोकगीत को सुना। सुरेश जी भी आए और अपने क्रांतिकारी लोकगीत को प्रस्तुत करें। और कमल जी भी जहाँ कहीं भी हो।
सम्मानित अध्यक्ष जी, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे महान योद्धाओं के शहादत समारोह में भाग लेने वाले तमाम श्रमजीवियों, बुद्धिजीवियों, अभिभावकों एवं हमारे मुख्य अतिथि जगमोहन जी, हमारे अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के परम योद्धा DS निराला जी एवं भूतपूर्व विधायक राजा राम सिंह जी, मैं सबको क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, जो विषय है कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहादत की प्रासंगिकता आज इस समय क्यों, मैं एक संगीत गाऊंगा। इस संगीत के माध्यम से हम आपको बताऊंगा कि आज इस परिवेश में किस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और ऐसे महान तरीके योद्धाओं को इतिहास को भुलाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के काले अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन इतिहास किसी को माफ नहीं करता मेरे दोस्त। वीर भगत सिंह साम्राज्यवाद विरोधी लीडर थे। इन्होंने ही कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। इनके सरीखे योद्धा थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और नेता सुभाष। कहे श्रम शक्ति के मालिक मेहनत कसे इंसान, हे श्रम शक्ति के मालिक मेहनत कसे इंसान, हर जिनिस को त्रासदा धरती के भगवान, मनन करूं तेरे वर्ग चिंतन पर, जो हो समाज का न्याय प्रिय सार, मानवता जिसे प्राण है पाती, धरती के भगवान। हम भगत सिंह को आपको एक संगीत सुना रहा हूं कि वीर भगत सिंह रहले आहो वीर माई के ललनवा हो, जवनवा जनहित में दिहले आपन कोर बनवा हो, जवनवा जनहित में। वीरा भगत सिंह रहले किशन सिंह के ललनवा हो, जवनवा जनहित में दिहले आपन कोर बनवा हो, जवनवा जनहित में। असेंबली में बाम फेंक के गोरा के बतैले, उन्होंने जब कांग्रेस के अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जब मीटिंग हुई तो उसमें तय हुआ कि लाहौर के असेंबली में बम फेंकना है। उसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन्होंने कहा कि मैं बम फेंकूंगा। तो ये असेंबली में बम फेंक के
गोरा के बतैले। बम साउंड बम था, हिंसक बम नहीं था कि कोई आदमी उससे मर सके। और बम इसलिए इन्होंने फेंका कि यहाँ के अंग्रेज जो समझते थे कि हम पार्लियामेंट में सुरक्षित हैं, तो भगत सिंह कहें कि तुम हमारे देश के अंदर कहीं सुरक्षित नहीं हो, ये मेरा मर्जी है, इसलिए तुम कहीं सुरक्षित नहीं हो। मैं साउंड बम मार के तुमको इस देश से विदा करने के लिए सोच रहा हूं, और अगर नहीं भागोगे तो तुम जहां भी रहोगे हम वहां भी तुमसे मुकाबला कर सकते हैं। तो ये सेम्बली में बम फेंकी के गोरा के बतैले, देश छोड़ी चली जा तो बतिया बतैले। तो बम फेंक खाड़ रहले शेर के समनवा हो, जवनवा जनहित में। बम फेंक के अब भागे नहीं, खड़ा रहे। जब अंग्रेजों ने कहा कि तुम भाग जाओ, तो इन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, भागना तो तुम्हें है और उल्टा हमें कह रहे हो भागने के लिए। कि बम फेंक खाड़ रहले शेर के समनवा हो, बिरनवा दे सवा के। दिहल जनहित में जनवा हो, बिरनवा दे सवा के। दिहल जनहित में जनवा हो, रतनवा दे सवा के। हिंदुस्तान समाजवादी छात्र संघ के एकता बनैले। हिंदुस्तान समाजवादी छात्र संघ बनैले, समाजवादी व्यवस्था इन्होंने चाहते थे। हिंदुस्तान समाजवादी छात्र संघ के एकता बनैले। अब भारत में घूमी घूमी इनकलाब के नारा लगैले। भगत सिंह सबसे पहले इनकलाब के नारा दिए थे कि देशवा में घूमी घूमी इनकलाब नारा लगैले। तो ब्रिटिश के हिले लागल, ब्रिटिश के हिले लागल। आर देश से ससनवा हो, जवनवा जनहित में। गोरा अंग्रेज समझ गया कि अब इस देश में रहना, जैसे ऐसे बहादुर शरीफ योद्धा इस देश में हैं, तो अब यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। तो गोरा अंग्रेजवा कही लगे ससनवा हो, बिरनवा देशवा के। दिहल जनहित में जनवा हो, बिरनवा देशवा के। दिहल जनहित में जनवा हो, बिरनवा देशवा के। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, अभी आपने क्रांतिकारी लोकगीत को सुना। भगत सिंह कहते थे कि बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि समाज में बुराई सहने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए बुराई अधिक बढ़ रही है। दोस्तों, हम सब में जो कमी है, अच्छाई को चुपचाप से छोड़ दे रहे हैं, गलत लोगों का प्रश्रय प्रादुर्भाव
होता चला जा रहा है, क्योंकि उसे रोकने के लिए समाज के लोग मौन धारण कर ले रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, इसलिए समाज में बुराइयां बढ़ रही है। और भगत सिंह इन्हीं सब बातों को रोकते थे, करते थे, चलते थे। अब सुरेश जी आए और अपना लोकगीत प्रस्तुत करें। सुरेश जी। सुरेश जी के क्रांतिकारी लोकगीत को सुने। आदरणीय अध्यक्ष जी, दूर दूर से आए शहीद आजम सरदार भगत सिंह के शहादत समारोह में भाग लेने वाले क्रांतिकारी साथियों, बुद्धिजीवियों, मंच पर उपस्थित तमाम क्रांतिकारी साथीगण, तमाम लोग सुरेश त्यागी की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करते हैं। एक गाना के माध्यम से जो आज का परिवेश है, जो तीसरा विश्व युद्ध जारी है, अघोषित रूप में आर्थिक मंदी से पूरा विश्व तबाह है। ऐसी स्थिति में इसका विकल्प क्या होगा? भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक शहीद आजम सरदार भगत सिंह, इन दोनों का प्रासंगिक इस दौर में सबसे अहम भूमिका है। मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। हक मांगा था न्यायपुर में जब पांडव ने दुर्योधन से, हक मांगा था न्यायपुर जब पांडव ने दुर्योधन से, कहो क्या उस दिन हक मिला था विनय और अनुमोदन से? उस दिन भी हक मांगने से नहीं मिला था। कहने का अर्थ है, भगत सिंह ने कहा था हक मांगने से नहीं, हक को छीन लिया जाता है। हक मांगने सुकरात चला, हक मांगने सुकरात चला, तो मिला गरल की घूंट यहाँ। हक मांगने वालों का भाई हुई जीवन का लूट यहाँ। इसलिए एक संगीत में पेश कर रहा हूं। तत्सर विश्व धारा के भइले लानवा दुनिया के, तीसर विश्व धारा के भइले लानवा दुनिया के, जाग श्राम वीर जवानवा दुनिया के, जाग श्रम वीर जवानवा दुनिया के। छिड़ल लड़ाई भाषा क्षेत्र धर्मवाद के, कहीं भाषा के, कहीं क्षेत्र के, कहीं धर्म की लड़ाई,
क्रांति के रोकने का एक तरीका है। तो छीन लड़ाई भाषा क्षेत्र धर्मवाद के, बाजार का बजाई है विश्व पूंजीवाद के, बाजार का बजाई है विश्व पूंजीवाद के, मुक्त व्यापार के बनावले बहानवा दुनिया के, मुक्त व्यापार के बनावले बहानवा दुनिया के, जाग श्रम वीर जवानवा दुनिया के, जाग श्रम वीर जवानवा दुनिया के। तीसरे आर्थिक संकट में फसल पूंजीवाद हो, तीसरे आर्थिक संकट में फसल पूंजीवाद हो, आतंकवाद के छेड़ले बजग में जिहाद हो, आतंकवाद के छेड़ले बजग में जिहाद हो, श्रम शक्ति लूट कर भारी है सुसानवा दुनिया के, श्रम शक्ति लूट कर भारी है सुसानवा दुनिया के, जाग मजदूर किसानवा दुनिया के, जाग श्रम वीर जवानवा दुनिया के। हाथ हवा में ले लाया बलाल का निशानवा, हाथ हवा में ले लो तू लाल का निशानवा, द्वंद्ववाद के लेके अब तू दरसानवा, द्वंद्ववाद के लेके अब तू दरसानवा, द्वंद्ववाद के लेके अब तू दरसानवा, रानवा में अब हो जा कुर्बानवा, रानवा में अब हो जा कुर्बानवा, रानवा में। अन्यायपूर्ण जुधवा के जड़ से मिटावो, अन्यायपूर्ण जुधवा के जड़ से मिटावो, नई समाज क्रांति के झंडा फहरावो, नई सामाजिक क्रांति के झंडा फहरावो, नेताजी सुभाष भगत सिंह के अरमानवा दुनिया के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का यही अरमान था कि नेताजी सुभाष भगत सिंह के अरमानवा दुनिया, जाग मजदूर किसानवा दुनिया के, जाग मजदूर किसानवा दुनिया के, जाग बुद्धिजीवी जवानवा दुनिया के। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह सुभाष। अभी आपने क्रांतिकारी लोकगीत सुना भगत सिंह के शहादत दिवस के इस आयोजन कार्यक्रम पे। भगत सिंह के शहादत पर एक विद्वान लिखा कि हंसता चेहरा खामोश हो चला, ए सुनसान सा रास्ता मदहोश हो चला, बिछड़ गया हमसे आज अपना सफर में कोई, जैसे पानी से कटता किनारा चला गया। दोस्तों, भगत सिंह आज के मजदूर, किसान, मजलूमों, दबे कुचलों के नेताओं के जैसे नहीं थे, जो आज सिर्फ
कथनी हो रही है और करने में बहुत अंतर हो रहा है दोस्तों। व्यक्ति अपना अधिकार समझ रहा है और कर्तव्यहीन होते चले जा रहे हैं। जो भी हो, हम हो, आप हो, करीब करीब लोग यही कर रहे हैं, कर्तव्यहीन होते चले जा रहे हैं और अधिकार को अपना एक मुश्त पुलिंदा समझ करके बांध करके मोटरी में और उसके सिर पर ढोते चले रहे हैं हम लोग। तो इससे शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी का शहादत भली भांति से उनके विचारों को जो गोरे सरकार, ब्रिटिश हुकूमत ने उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया, उनके आवाज को दबाया और फिर शासन करना चाहता था, लेकिन उन्होंने एक चिंगारी बनकर के अपना आग को लगा दिया और पूरे देश में आग वह बुझी नहीं और 1947 में जाकर देश आजाद हुआ। तो इन्हीं सब बातों को हम लोगों को याद करते हुए किसको बुलाना है? जो भी बंधु गा रहे थे, नरेश जी पुनः फिर अपना लोकगीत प्रस्तुत करें। सुरेश जी आइए, आइए सुरेश जी, सॉरी, आए और अपना क्रांतिकारी लोकगीत प्रस्तुत करें। अच्छा, आप ही गए। अब जिनका हम सबों का इंतजार था, जगमोहन सिंह जी अब हम लोगों के बीच आ गए हैं। रखते लोग आ गए। अरे तो आइएगा, चलना अकेले रखता है, यही लगाइए, आइए नारा लगाइए, नारा नारा नारा, आइए 2-3 आदमी आइए, और आइए ना 3 आदमी। जगमोहन जी को लाल सलाम बोलिए ना। जगमोहन जी को लाल सलाम, जगमोहन जी को लाल सलाम, जगमोहन जी जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। शहीदों का बलिदान अमर रहा है, अमर रहेगा, रहेगा, अमर रहेगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का संयुक्त शहादत अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का संयुक्त शहादत अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद अमर, शहीद आजम सरदार भगत सिंह की शहादत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की शहादत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साम्राज्यवाद का नाश हो, नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, नाश हो, नाश हो। पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बुलंदीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतिकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा की दुरंगी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का संयुक्त शहादत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद जगमोहन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगमोहन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगमोहन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का संयुक्त शहादत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का संयुक्त शहादत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी जी बैठिए, बैठिए, आगे आगे में आप हैं, आपका
राम सर कखनी आली रात्री आली आणि कहाँ पर चल रही आइए निकलिए इधर आइए ना हेलो, हम लोगों को जिन व्यक्ति का इंतजार था वो सब लोग आ गए। जगमोहन बाबू, रविंद्र राणा जी मंच पर आ जाएं। राजा राम सिंह जी नहीं आए हैं। देवशरण बाबू, अरुण कुमार सिंह जी, प्रोफेसर अरुण कुमार जी, जगनारायण सिंह जी, बिकल जी, गालिब जी, बुलाइए। अनीस अंकुर जी मंच पर आ जाएं। और सुनील जी, राणा जी को सुधार कर राय कीजिए। सुनील सुनील लाइए आप चलो। साथियों, अब हम आज के कार्यवाही को शुरू करने जा रहे हैं। समय पूरा हो गया है। मेहमान जो हमारे थे हम लोग को बीच पधार गए हैं, तो हम चाहेंगे कि जिन साथियों को हम नाम पुकारेंगे कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। वैसे कुछ साथी मंच पर विराजमान हैं। हम जो लोग अभी मंच पर विराजमान नहीं हैं, हो सकता है कुछ बाद में आएंगे, लेकिन आज के समारोह में जो लोग उपस्थित हैं वो हमारे मुख्य हैं जगमोहन सिंह जी, रविंद्रनाथ राय जी, साथी राजा राम जी, देवशरण जी बिराला, प्रोफेसर अरुण कुमार जी, जगनारायण सिंह विकल जी, मोहम्मद गालिब साहब, अनीस अंकुर जी, सुनील जी। हम चाहेंगे कि तमाम साथी मंच पर आकर के अपना जगह ले लें। साथियों, हम चाहेंगे कि जो हमारे साथी आज के जो मुख्य वक्ता हैं, हम उनसे चाहेंगे कि आएँ, और इसके बाद कुछ और हमारे पास चेहरा है। हम चाहेंगे कि पुष्पांजलि के बाद हम उनको मंच पर जगह जब खाली रहेगा तो हम चाहेंगे कि उनको भी जगह मिलेगा। लेकिन सबसे पहले
आज का जो मुख्य प्रोग्राम है हम उसको शुरू कराने जा रहे हैं पुष्पांजलि से। हमारे शहीदों का स्टैचू बगल में लगा हुआ है, तो हम चाहेंगे साथियों कि सबसे पहले पुष्पांजलि का काम हमारे मुख्य अतिथि प्रकांड विद्वान इतिहासकार साथी जगमोहन जी करेंगे, और इसके बाद जो हमारे वक्ता हैं जिनका नाम हमने प्रसारित कराया है पूरे औरंगाबाद के कोने कोने में, जिनका हम नाम आपको सुनाया है, वे साथी इसके बाद एक एक करके करेंगे। इसके बाद तमाम हमारे इस जलसा में लोग हैं, सब साथी बारी बारी से पुष्पांजलि करेंगे। तो हम चाहेंगे पुष्पांजलि का काम शुरू हो गया। भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह। हेलो। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के संयुक्त शहादत दिवस अमर रहे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की संयुक्त शहादत दिवस अमर रहे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के संयुक्त शहादत दिवस अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह की संयुक्त शहादत दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह क्रांतिकारी विचार धारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के संयुक्त शहादत दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद। पुष्पांजलि करते हैं। सभा में आए सभी मित्रों से आग्रह है कि भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि किया जाए। बाबू कुर्सी इधर लगवाओ, कुर्सी लगाओ, और लोग आ रहे हैं। ए बाबू कुर्सी इधर लगवाओ। क्या करता है? बहुत लोग आ रहे हैं ना। हाँ जी, जगह खाली नहीं है, जगह खाली नहीं है। लगाओ पीछे में। अब तमाम साथी एक एक कर करके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जो साथी पेड़ के छांव में बैठे हुए हैं हम उनसे भी कार्यक्रम प्रगतिशील लेखक संघ औरंगाबाद इकाई की ओर से आहूत है। तो मैं चाहूँगा कि आज इस समारोह की अध्यक्षता औरंगाबाद प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष साथी सुरेंद्र जी का नाम हम पेश करते हैं। आशा है आप ताली के गड़गड़ाहट से समर्थन करेंगे। साथी सुरेंद्र जी जहाँ कहीं भी हों कार्यभार संभालने का कष्ट करेंगे। साथी सुरेंद्र जी। साथियों, आज बहुत खुशी की बात है कि इस मगध और दाऊदनगर की पावन धरती पर हमारे बीच दिग्गज लोग पधारे हुए हैं। हम इनकी वाणी को सुनेंगे। ऐसे तो पत्र पत्रिकाओं में जो लिखते थे उनको सुनते रहते थे, पढ़ते रहते थे, लेकिन आज हम लोगों के सामने उपस्थित हैं और शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। जो भगत सिंह का संदेश था
और जो दुनिया के लोगों को बताना चाहते, वे चाहते थे, उनके जो विचार थे कि बम और पिस्तौल क्रांति के कोई औजार नहीं, क्रांति की धार विचारों की शान पर तेज है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम उनके शहादत दिवस के अवसर पर आए हुए तमाम साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना करता हूं कि यह कार्यक्रम सुसंगठित ढंग से चले और हम इनकी वाणियों से, इनकी बातों से सारी दुनिया की स्थिति को समझें। हमारे बीच प्रगतिशील लेखक संघ के साथी पहुंचे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि इस संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन हमारे बीच उपस्थित स्वतंत्र बाबू हैं, वे संभालेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। मंच पर बैठे कॉमरेड जगमोहन सिंह जी, हमारे बिहार प्रगतिशील लेखक संघ के राज्य सचिव रविंद्रनाथ राय जी, मेरे साथी अनीश अंकुर जी, सुनील कुमार जी, शिक्षक नेता मेरे साथी अरुण कुमार जी, मंच पर तमाम सम्मानित साथियों और यहाँ उपस्थित हमारे ज़िले के तमाम हिस्सों से आए मेरे साथीगण। साथी, हमारे लिए आज सचमुच ये बड़े सम्मान का विषय है कि हम लोगों ने तय किया बहुत पहले कि एक बार हमें जगमोहन सिंह जी को यहाँ औरंगाबाद की धरती पर बुलाना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया और उस एक फ़ोन पे जगमोहन सिंह जी यहाँ आने को तैयार हो गए। साथियों, जो क्रांतिकारी धारा हमारी रही है आज तक की, उसके जो मजबूत कड़ी होते हैं वो हमेशा उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और जहाँ पर भी उनको आवाज़ दी जाती है वो वहाँ पहुँचते हैं। हम तमाम लोग, हमारा लेखक संगठन अभी नया है और हमारी ये कोशिश थी कि हम अपने लेखक संगठन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले प्रगतिशील लेखक संघ का जो की एक छवि थी, जो साम्राज्यवाद विरोधी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो सांस्कृतिक माहौल खड़े करने में उसकी भूमिका रही थी, उस भूमिका को हम आज किस तरह से और भी मजबूत करें और जो हमारी क्रांतिकारी धारा रही थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, जो आज क्षीण होती जा रही है और इस प्रतिक्रांति के दौर में जबकि साम्राज्यवाद चारों ओर से पूरी दुनिया को घेर रहा है और भारत उसका सबसे आसान मोहरा बनता जा रहा है, वैसे में हम भगत सिंह और उनके साथियों और तमाम उस क्रांतिकारी धारा साम्राज्यवाद विरोध का जो हमारा जज्बा था उसको कैसे कायम रखा जाए और उस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यही उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य को लेकर हम आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हमारे साथी बोलेंगे, मैं बीच में कभी बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस कार्यक्रम के तहत हमारे तमाम औरंगाबाद के साथियों ने और ख़ास करके दाऊद नगर के और अगल बगल गोह के साथियों ने जिस तरह भरपूर समर्थन दिया और हर दिन कई हम लोग महीनों से इस कार्यक्रम को लेकर बहुत चिंतित थे। सवाल सिर्फ कार्यक्रम को कर देने का नहीं था कि ये कार्यक्रम कर लें और हम कोई ऐसी औपचारिकता निभाना नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ भगत सिंह को माला पहना दें, उनके साथियों को माला पहना दें और कार्यक्रम को ख़त्म करें। हमारा उद्देश्य यह है कि उस पूरी धारा को आगे कैसे बढ़ाया जाए और जो उनके बारे में तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं आज के समय में, जिस तरह की सांप्रदायिक ताकतें भगत सिंह को भी अपने रंग में रंगने
करने की कोशिश कर रही है और उस पूरी धारा को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, उस समय हम उसकी कैसे बुनियाद को और मजबूत करें और आज के नवयुगों के बीच में जो सच्ची बातें हैं भगत सिंह के बारे में कैसे घर घर तक उनके विचारों को पहुंचाया जाए, ये हम लोग का उद्देश्य है। और लेखक की भी अपनी भूमिका होती है। और आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो विचारों की लड़ाई है। अगर हम आज विचारों की लड़ाई में हार गए तो आने वाले दिनों में शायद पूरी की पूरी दुनिया और पूरा समाज कहीं ना कहीं इसी तरह की प्रतिक्रियावादी और प्रतिक्रांति की गोद में चला जाएगा। इसलिए साथियों, हमारे साथी आज यहाँ उपस्थित हैं, आप उनसे सुनेंगे। और आज हम लोगों ने जो जगमोहन सिंह जी को बुलाया है और भी कई साथी हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, दिन रात उसी धारा को मजबूत करने के लिए, उसी साम्राज्यवाद, सांप्रदायिक ताकतों को और सामंतवाद को पीछे धकेलने की लड़ाई में हमेशा शामिल रहे हैं। वे सब तमाम साथी हमारे यहाँ आज मौजूद हैं। किसी न किसी तरह वो अपने कहीं भी वो काम कर रहे हों, लेकिन उसी धारा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए यहाँ जो आए हैं, इकट्ठे हुए हैं और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हम उन तमाम सपनों को जो भगत सिंह और उनके साथियों और उस पूरी क्रांतिकारी धारा ने देखी थी और जिस तरह के भारत और जिस तरह के विश्व की कल्पना की थी कि जहां मनुष्य का शोषण नहीं होगा, जहां कोई राष्ट्र का शोषण नहीं करेगा, एक समाजवादी समाज का जो सपना था वो समाज कैसे बनेगा। ये बात सही है कि इन 30-40 सालों के अंदर, खास करके सोवियत यूनियन के विघटन के बाद की जो दुनिया नई बनी है और जिस तरह की यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, तो हम कैसे उसको मल्टीपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट करें और उनकी उस विचारधारा को परास्त कर उस धारा को जो भगत सिंह और उनके साथियों की विचारधारा थी, जो हमारी पूरी क्रांतिकारी धारा है, उसी के साथ आपको जोड़ने के लिए हमारे साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अब आप लोगों के सामने अपने साथी जगमोहन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आएँ और विस्तार के साथ आपको भगत सिंह और उनके साथियों के और तमाम आज के समय और उस समय के समय को परिभाषित करते हुए आपके सामने अपनी बातें रखिए। डॉक्टर जगमोहन सिंह जी। सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और सुंदर जी ने ये मौका बनाया कि मैं आपके साथ कुछ बातें कर सकूं। और ख़ास तौर पर क्योंकि जब हम भगत सिंह और उनके साथियों को याद करते हैं तो मैं आपको 100 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि 1924 में भगत सिंह एक संकटमयी भारत को देख रहे थे। तब उन्होंने कुछ नए जो प्रश्न खड़े किए और उनका हल भी निकाला। 1924 क्यों इम्पोर्टेंट है कि 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। जलियांवाला बाग से पहले लखनऊ में एक वायदा किया उस वक़्त एनी बसंत और तिलक जी ने कि हम एकता पैदा करेंगे, जातों से ऊपर उठ के और धर्मों से ऊपर उठ के। तो वो एकता का जो संदेश उस वक्त प्रण लिया गया वो 1919 में सामने आया। पंजाब में ख़ास तौर पर जैसे मैं कहता हूँ कि 9 अप्रैल को एक ऐसा करिश्मा हुआ कि लोग इकट्ठे हुए जात और धर्मों से ऊपर उठ के, और रामनवमी जो थी वो लाहौर में और अमृतसर में सब लोगों ने इकट्ठे होकर मनाया। इसके पहले एक रिवाज था कि ये मुस्लिम पानी है, ये हिंदू पानी है, लेकिन वह एक शबीलें लगी। और वो एकता ने उस वक़्त के ब्रिटिश साम्राज्यवाद को पागल किया और उन्होंने पहले 20 लोगों को गोली मार के 10 अप्रैल को अमृतसर में शहीद किया। लाहौर में भी शहीद किए। तो उसमें भगत सिंह के एक लेख है, खुशी राम मार्शल लॉ के पहले शहीद। वो लड़का जो घर में, क्योंकि घर में एक यतीम बच्चों को लेके भी पलते थे, 20 बच्चे थे और वो सभी देशभक्त बने, तो इसलिए भगत सिंह ने वो लिखा। और वो जो एकता थी उसका प्रण, और उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने
क्योंकि काल दी थी। तो उस काल पे गांधी जी को तो 1922 में पकड़ लिया गया, चौरा चौरी में वो मूवमेंट वापस हो गई, जिसका ये था कि अगर सब लोग इकट्ठे हो जाएं, चार चीज़ों को मतलब चार जो थंब है ब्रिटिश के उनको हिला दिया जाए तो फिर भारत में स्वराज आ सकता है। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 9 महीने में स्वराज आ सकता है अगर मतलब जो विदेशी कपड़ा है उसका बाइकाट किया जाए और जो लोगों को पदवियाँ दी जाती हैं अंग्रेज़ों की तरफ से उनका बहिष्कार किया जाए और अगर कचहरियों जो हमारी कोर्ट्स हैं उनका बाइकाट कर दिया जाए तो ये सारा सिस्टम। और चौथी बात कि नौजवान जो हैं वो उनके चलाए हुए कॉलेज स्कूल से अपने आप को बाहर निकाल लें। तो इस लहर ने मतलब इन नौजवानों को जो बाद में इनकलाबी बने इनको भी खींचा इन्होंने। भगत सिंह ने अभी 10वीं पास नहीं की थी, उन्होंने स्कूल छोड़ा। चंद्रशेखर आज़ाद ने बनारस में जब उनको पहली दफ़ा उन्होंने हिस्सेदारी की तो उनको पकड़ा गया, वो 14 साल के थे और उनको 14 बैंतों की सज़ा हुई। लेकिन वो क्योंकि जंगल में भील लोगों के साथ दृढ़ इरादा रखने वाले नौजवान थे, उन्होंने अपने पाँव पे चल के जेल से वो शहर तक आए और उस शाम को पूरा बनारस जो है वो अपने पाँव पे था। तो मैंने कहा कि वो पहली फ़ोटो चंद्रशेखर आज़ाद जी की 1921 की है जब वो उनको स्टेज पे खड़े करके मतलब सब लोगों ने उत्साहित किया। तो मतलब उसी वक्त भगत सिंह ने भी स्कूल छोड़ा, लेकिन जैसे ही भले हुआ गांधी जी को पकड़ के जेल में दे दिया गया और पहली दफ़ा इतने भयावह दंगे हुए धर्म के नाम पे कि मोतीलाल नेहरू एक लेटर में लिखते हैं कि ये हमारी जितनी कमाई आज़ादी की लड़ाई की लोगों को इकट्ठे करने की थी वो इस हद तक उसको घातक किया गया है कि हमारे गाँव में कभी लोग धर्म के नाम पे मतलब आपस में झगड़े नहीं थे, लेकिन उस गांव में भी दंगे हो रहे हैं। तो ये 1924 था। तब भगत सिंह ने मतलब कहा कि इसका हल क्या है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो है कि जो हमारी कमज़ोरियां हैं उनको नौजवान जो है वो अपने दिमाग से निकालें। तो 1924 में उस समस्या का समाधान भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ नौजवान लहर को चला खड़ा करने के लिए किया और उसके आधार उन्होंने 5 बनाए। पहला ये था कि सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे समाज की है कि हम धर्म के नाम पे बंटे हुए हैं। उसमें एक और आर्टिकल है उनका जिसमें वो लिखते हैं कि अगर धर्म को हमने पब्लिक स्पेस में लोगों में देखना है तो लियो टॉल्स्टॉय से हमें उसके बारे में एक समझदारी मिलती है कि लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि धर्म की 3 लेयर हैं, 3 परतें हैं। पहली परत जो है वो फिलोसफिकल है, मतलब किस फिलॉसफी से क्या बात हो रही है आम आदमी के लिए प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरी परत जो है वो इंसानी रिश्तों की, प्यार की, एक दूसरे से हमदर्दी की, एक दूसरे के साथ खड़े होने की, हर धर्म का वो कोर है। मतलब वो कोर जो जिसको कबीर ने मतलब इस शब्द में कहा था कि अगर 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं सीखे तो आपने ज़िंदगी का नहीं सीखा। तो वो प्रेम वाला जो है वो कहते हैं इस पे झगड़ा नहीं होता। झगड़ा उस वक्त होता है जब हम एक रस्मों रिवाजों में फंसते हैं कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह मनाना चाहिए। धर्म के विज़न भी मतलब लोग आपस में लड़ते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मनाना चाहिए। तो कहते हैं ये तीसरी चीज़ अगर हटा दी जाए और प्रेम भाव को, समाज की समस्याओं को इकट्ठे बैठ के सुलझाने का काम हो तो वो झगड़ा नहीं है। तो इसलिए नौजवानों को धर्म का जो अनुवाद है सांप्रदायिकता उसको अपने दिमाग से निकालना। दूसरा उनका था कि जात पात को मतलब ख़त्म करना है। तीसरा जो था कि लिंग भेद, और उन्होंने एक जगह लिखा भी कि जब तक नौजवान लड़के लड़कियां तनदेही से मतलब आज़ादी के संग्राम में नहीं कूदते उस वक्त तक उसको हम जब वो कूदेंगे
तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये आज़ादी युग का मतलब पर्व शुरू हुआ है। और चौथी बात उन्होंने कही वो खूबसूरत थी कि नौजवानों को हर चीज़ का कारण समझने के काबिल बनना चाहिए, क्योंकि वो युग है जब अकाल पड़ रहे हैं, बीमारियां पड़ रही हैं। तो कहते अगर वो ये समझ जाए कि ये एक राजनीति और अंग्रेज़ों की नीति का कारण है, तो वो उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। जब तक हम कारण नहीं जानते तब तक हम समाधान नहीं ढूंढ सकते। और पांचवी बात जो उन्होंने कही कि अंग्रेज़ राज को बदलने का मतलब है कि यहाँ जो बहुत बड़ी मतलब इनइक्वालिटी, नाबराबरता, आर्थिक नाबराबरता पैदा कर दी है, वो उसको हटाना असल में आज़ादी के लिए लड़ना। तो उसको कैसे हो, तो उसके लिए वो कहते मैंने सब पढ़े, वो ख़ास तौर पर उन देशों की जो मतलब लहरें हैं जिन्होंने अपने अपने देश की समस्याओं का समाधान निकाला, उनसे मैं सीखने की कोशिश की कि उनके पास क्या गुण थे। तो वो जो है वो कहते उसमें मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि समाजवाद एक वैज्ञानिक तरीका है जिसमें सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, हर बच्चे को उसके आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तभी उन्होंने बाद में 2 फरवरी 1931 में जब प्रोग्राम दिया तो उनका ये पहला प्रोग्राम था कि ज़मीन में अजारेदारी ख़त्म होनी चाहिए। तो जैसे किसान मूवमेंट चल रही थी तो हमने कहा कि वो भगत सिंह का प्रोग्राम अब किसानों ने समझ लिया है कि उस वक्त जो अजारेदारी थी अब वो कारपोरेट अपनी अजारेदारी बना रहा है, हर जगह ज़मीन हटने की कोशिश कर रहा है। दूसरा उन्होंने कहा था कि किसानों को कर्जे से मुक्त किया जाए, क्योंकि कर्जा उनकी अपनी चॉइस नहीं है, वो सिस्टम उन पर लाता है। आज भी वही हालत है। तीसरी बात उन्होंने कही कि हर बच्चे को पहली जमात से लेके मतलब पूरी विद्या पढ़ने का फ्री मौका जो है वो सरकार को देना चाहिए। सेहत का पूरा प्रबंध जो है वो सरकार की जिम्मेवारी है, जो आज भी है। तो इसलिए उन्होंने वो जो बराबरता की बात की, उसी का एक शब्द समाजवाद जो है वो भगत सिंह लेके आए और उन्होंने अपनी पार्टी के नाम में भी उसको 8-9 सितंबर 1928 को किया। उनका ये कहना था कि लोगों के सामने उनकी लड़ाई का जो मल है वो सामने स्पष्ट नज़र आना चाहिए। उन्होंने कटार्श भी किया कि राम राज कहा जाता है, लेकिन राम राज कोई संकल्प नहीं है। राम राज तो मोम की नाक है, जिसका जी चाहता है वो उसको उसी तरह अपनी तरह मतलब बात उसको इंटरप्रेट कर लेता है। लेकिन असल बात जो है वो वैज्ञानिक तौर पर समाजवाद की है। मतलब ये 5 पॉइंट उन्होंने। और वो देखिए कि जो 1924 में जब मैं ज़्यादा प्रभावी इस बात से हुआ कि जब नेताजी सुभाष ने भगत सिंह के बारे में लिखा तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह वो है जिसने नौजवान लहर खड़ी की। तो जो पहला काम उनका राजनीतिक काम है वो नौजवानों को एड्रेस था। और उसी वक्त 1925 में एक तरफ तो भगत सिंह नौजवानों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बना रहे हैं, 1925 में आपकी राष्ट्रीय समय सेवक संघ भी बनती और उस पर भी एक लेख में उनका कटारिश है। एक लेख में वो लिखते हैं कि आज नौजवानों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव मतलब साधु वेशवानी का है। और उसका जो पूरा मतलब है एक शब्द में सारी बात खत्म कर देते हैं कि वेदों के बाद कोई और इंसान ने अकल प्राप्त नहीं की, कि हम इतने पीछे जाते हैं। तो वो जो बात है उसको उन्होंने उस वक्त नोट किया। और 1924 में भगत सिंह नौजवान भारत सभा एक खास वैज्ञानिक आधार पे एक नौजवानों को कि वो अपने आप में बलवान कैसे बने वो संदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ मतलब एक और मूवमेंट उसी वक्त पैदा हो रही है जो अंग्रेज़ को मदद करती है, जो कहती है कि आपको समाज के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो सब कठिनाइयाँ हैं कि कोई नौजवान गया कि मैं तो छोड़ के इनकलाबी बन रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुमने करना तो हमारे वाला काम करो, मतलब हमें समाज के साथ कुछ लेना देना नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि मैंने जब और सोचा
कि भारत में जो सबसे बड़ी समस्या बनी वो मतलब यही थी कि जिस वक्त ये विचार भारत में बहुत प्रेरित किया गया कि दुनिया तो मतलब एक एलूजन है, एक धार्मिक है, तो भरम को तो बड़े भरम से ही दूर किया जा सकता है। और दूसरी बात कि आप अपनी मुक्ति की बात करें, आप तो समाज के साथ क्या ले रहे हैं। जब व्यक्ति को समाज से तोड़ दिया तो फिर वो पीरियड मतलब आया जब लोग इतना कमज़ोर हो गया भारत कि लोग बाहर से आके हमले करने शुरू किए। तो इसलिए मतलब भगत सिंह ने वो 24 में तोड़ निकाला और बाद में उन्होंने इतना पढ़ा। अभी मैंने खटकर कला में उनकी एक विजिबल लाइब्रेरी बनाई है जिसमें सब किताबें जो उन्होंने पढ़ी, जिन लेखकों को उन्होंने ज़्यादा पढ़ा, जिन देशों की उन्होंने हिस्ट्री, उनका लिटरेचर पढ़ा, वो सारी इसलिए दिखाई हैं ताकि नौजवान ये समझ सकें कि भगत सिंह और उनके साथियों का उस वक्त एक जितना मतलब मेहनत थी वो इसलिए थी कि भारत की समस्या का असल समाधान कहाँ होगा। और आज हम 100 साल बाद शायद उसी मरले पे खड़े। और भगत सिंह ने बहुत खूब कहा था, पहला उनका लेख है कि समाज में चेतनता तब बढ़ती है अगर साहित्य मतलब बढ़े। वो कहते पंजाब में, पंजाब का बात कर रहे हैं कि पंजाब में जो राजनीतिक चेतनता कम है उसका एक कारण ये है कि यहाँ लोग लड़ाई झगड़े में तो पड़े रहे, वो मतलब अलग-अलग उसमें लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने साहित्य पैदा नहीं किया। और उसमें आखिरी है कि साहित्य जो आपकी अपनी ज़ुबान में हो, मतलब विदेशी ज़ुबान में नहीं या दूसरे ज़ुबान में नहीं, लोगों की ज़ुबान में हो। इसी का कारण था कि लाहौर में साइंस जो है उसको पढ़ने के लिए और एक मूवमेंट वहाँ एक लहर चली जिसमें यह था कि जो भी साइंस की समझदारी है वो लोगों के साथ उनकी अपनी ज़ुबान पंजाबी में मतलब बात की जाए। बंगाल में उन्होंने कहा कि बंगाली में की जाए। तो आज़ादी की लड़ाई में एक पैरेलल मूवमेंट वो थी जिसमें ये बनाया। तो अब इसके बाद भगत सिंह ने मतलब जो काम किए वो उनको अगर समझना हो हमने तो वो 4 ऐसे स्तंभ हैं जिन पे ब्रिटिश साम्राज्यवाद उनके मुताबिक चल रहा है। पहला स्तंभ है पुलिस का डर, और इसलिए जब बहुत ज़्यादा लोगों में निराशा आई लाला लाजपत राय की डेथ के बाद, और मिसेस बसंती देवी जो मिसेस CR दास थे जिनको नेताजी इनकलाबियों की माता कहते थे, उनका ये कहना कि पंजाबियों के दिमाग में मतलब डर आए तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि लाला जी की डेथ ने एक डर पैदा किया है। उस डर को दूर करने के लिए क्या नौजवान सामने आ सकते हैं? तो तब भगत सिंह ने कहा था कि ये एक यथार्थिक प्रश्न है, इसका उत्तर दिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो आगे काम करना वो भी होगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए कि पुलिस से डर कैसे दूर करना। और अगर आप देखें तो जो सैंडर्स का वध है, हालांकि उसके बाद वो लिखते हैं कि हम तो जो मतलब ज़िंदगी को और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्यार करने वाले हैं, हमें मजबूरी से ये करना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो सिस्टम लोगों पे जुल्म करता है, बुज़ुर्गों की पगड़ियाँ उतारता है। तो इसलिए हमें ये करना पड़ा। उनका अपना लिखा हुआ प्रश्न था। और उसके साथ वो डर उल्टा कैसे हुआ, मैं आज अपने साथियों से शेयर कर रहा था कि कभी किसी को शहीद, इतने लोगों को फांसियाँ दी गई, किसी फांसी की कलम जो है उसको पुलिस ने संभाल के नहीं रखा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जिस कलम से फांसी दी गई वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हमने ढूंढी, वहाँ पड़ी थी। और जब लेने गए तो वो कहते जी ये सैंडर्स की फ़ोटो है और ये कलम है। इसका मतलब है कि भगत सिंह जैसे कहते कि मैं यथार्थवादी हूँ, मेरे एक्शन को इस तरह देखिए कि उसने असर क्या पैदा किया। उसकी
मतलब एथिक्स में ना जाइए, उसका असर देखिए और वो असर आपको वहाँ मिलता है कि वाकई जो पुलिस से लोग डरे हुए थे, उल्टा पुलिस डरने लग गई नौजवान। और वो उनको बताते थे कि अगर एक ऑफिसर को आपके दफ्तर में भी आके मारा जाता है तो हम 3 लोगों को फांसी देते हैं। एक तो है कि आपको वो पूरी प्रक्रिया उससे समझ आती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो पार्लियामेंट है उसमें हम एक धर्म पाल रहे हैं, क्योंकि 2 कानून, जो व्यक्ति की आज़ादी छीनने वाला पब्लिक सेफ्टी बिल और इकट्ठे होकर लोगों का अपनी बात करने का हक जो है, राइट ऑफ एसोसिएशन मतलब कहते हैं, वो उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल के नाम पे ये दोनों ताकतें छीनी जा रही हैं जो आपकी आज़ादी को मतलब लड़ाई को पूरी तरह कुचल के रख देंगी। और उसको फेल किया गया क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर थे उन्होंने उसको वोट आउट किया। लेकिन दूसरी दफ़ा अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर नहीं पास होगा तो इसको ऑर्डिनेंस के रास्ते से, अध्यादेश के रास्ते से लागू किया जाएगा। तो भगत सिंह ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक टाइम है कि हम ये जो भरम है कि पार्लियामेंट में बैठ के शायद आज़ादी नेगोशिएट होगी, इस भ्रम को तोड़ सकते हैं, क्योंकि अब एक बड़ी यथार्थ स्थिति हमारे सामने है। और वही उन्होंने किया कि जब उस पर ऑर्डिनेंस का हुक्म देने वाले थे तो उन्होंने फूका बम चलाया। और कई दफ़ा नौजवान कहते मैं कि बम नहीं, उन्होंने वो नौजवान अगर वो ड्रामा नहीं क्रिएट करते और बड़ी जिम्मेवारी से किया उन्होंने कि किसी को चोट ना आए, लेकिन वो क्योंकि बम फटा है उनको छोड़ा नहीं जा सकता ताकि अगली बात जो उन्होंने करनी है उसको किया जा सके। तो ये पार्लियामेंट वाला बड़ा ऐतिहासिक पक्ष ये है कि गांधी जी ने ठीक 9 महीने के बाद वही बात कही जो भगत सिंह वहाँ कह रहे हैं कि आप छोड़िए इस ड्रामे को, लोगों को जाके तैयार करिए, लोगों को की चेतनता को बनाइए, तब आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे। गांधी जी ने 9 महीने बाद किया कि पार्लियामेंट और ये जो चोन है इसको बाईकाट किया जाए। तो मतलब कि वो जैसे कह रहे हैं कि मैं तो अगवा, हम लोग एक अगवा टोली हैं जो इसके ब्रॉड नेशनल मूवमेंट की, बड़ी नेशनल मूवमेंट का रास्ता बना रहे हैं, उसके लिए मतलब वो बात हुई। तीसरी बात जो थी कि जेल जो है वो डर था, तो जेल की जो भूख हड़ताल है उनकी, तो जैसे ही असेंबली बम केस हुआ उसमें उन्होंने अपनी बात कही और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को डायरेक्टली चैलेंज किया। और उसमें ये भी कहा कि वायसराय ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमने किसी व्यक्ति पे नहीं, एक संस्था पे हमला किया है, क्योंकि ये संस्था मतलब हमें हमारे आज़ादी को छीनने वाली बन रही है, ना कि लोगों के हक उनको प्रदान करने लगे। और फिर उन्होंने साथ ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। और उनके साथ बीके दत्त थे, क्योंकि जो आप पटना को कि उन्होंने बाद में यहीं, क्योंकि उनको वापस पंजाब जाना और कहीं जाना था, वो बिहार में रहे। तो जब वो असेंबली हॉल में भगत सिंह के साथ दत्त गए तो वो 18.5 साल के थे। आप इमेजिन करिए, भगत सिंह 20 साल के थे। और वो दोनों जो हैं इतने दृढ़ विचारों में और इरादे में हैं कि हम साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चैलेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की जो 116 दिन तक, और उस 116 दिन की भूख हड़ताल में जो प्राप्त किया उन्होंने वो ये था कि जो पॉलिटिकल कैदी हैं, राजसी कैदी, वो कहते कि हम अपनी चेतनता की वजह से जेल में हैं, हमने और कुछ नहीं किया, क्योंकि मतलब आपने कुछ विचार व्यक्त किए या आपने चैलेंज किया, और इसलिए मतलब है कि हमें वो बराबर हक दीजिए जो आप यूरोपियन लोगों को देते हैं। 2 चीज़ें वो समझा रहे थे कि जेल में भी एक वितकरा है, एक मतलब अलहदगी है, एक मतलब जो है तो उसको चैलेंज किया कि आप सिर्फ बाहर ही मतलब नहीं चैलेंज कर रहे, अंदर भी चैलेंज कर रहे। और एक और बात, क्योंकि हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो ये भगत सिंह ने और उनके साथियों ने पॉपुलर किया। लेकिन भगत सिंह जब असेंबली में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने साथी के साथ एक नारे पे लगा रहा हूँ, और अगर ये नारा मेरे देश के लोग समझ जाएं तो वो मुक्ति का रास्ता खोलेगा। वो नारा, संपूर्ण नारा क्या है? साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये समझना
कि लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब अपने आप में नहीं आएगा जब तक साम्राज्य शक्तियाँ जो हैं उनको मतलब पकड़ा नहीं जाता, वो उन पे हमारा कब्जा नहीं होता। तो अब साम्राज्य शक्तियाँ क्या है? भगत सिंह ने बहुत सिंपल वर्ड्स में कहा कि साम्राज्य का मतलब है एक देश दूसरे देश को लूटता है, और साथ ही वो देश में ऐसे हालातों को भी मदद करता है जो लोगों को आपस में लड़ाए ताकि उसकी लूट की तरफ ध्यान ना जाए। अब ये कितनी सटीक बात है जिससे हम आज भी समझ सकते हैं। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि अंग्रेज़ चला गया, अंग्रेज़ साम्राज्यवाद से मतलब एक कदम हम बाहर निकले, लेकिन अब साम्राज्यवाद कैसे काम कर रहा है? वो आपके विदेश की कारपोरेट पूंजी जो है उसके रास्ते से काम कर रहा है। हम दोनों हाथ से बुला रहे हैं कि आइए मतलब हमारे देश को लूटिए और हम आपको सब कंसेशन देंगे। उनको टैक्स माफ है, मतलब जो विदेशों में हमारा अनाज बिक रहा है। अभी आप देखेंगे बाज़ार में, आप तो जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, कि गेहूं का और चावल का भाव मतलब आम से 3 गुना ज़्यादा हो गया। आम आदमी की पहुँच नहीं है। और कैसे हुआ? क्योंकि अभी इन्होंने जो 3 कानून बनाए थे उसमें कोर थी कि जो हमारा अनाज हम नहीं बाहर बेचेंगे, क्योंकि पहले हम अपने लोगों की ज़रूरत पूरी करेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो फिर बाहर। इन्होंने कहा कि नहीं, अब तो बहुत मौका है कि हम अपना अनाज बाहर बेचें। और आपने शायद वो खबर पढ़ी हो, क्योंकि उसका बहुत मतलब प्रचार ये किया गया कि हमने इतना अनाज बेचा है कि 4.18 बिलियन डॉलर जो है वो कमाए। तो मुझे पहले लगा कि ये बिलियन डॉलर्स में क्यों बात कर रहे हैं, भारतीयों को बताना है तो अरबों खरबों में बताएंगे ना, लेकिन वो बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ये कारपोरेट की आमदन है। भारत की हमारी आमदन तो वो बनती जो उस पर टैक्स लगना है कि अगर आप विदेश में बेच रहे हैं तो मतलब बाहर बेचने वाला जो मतलब है उस पर एक ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो हमारी किटी में आती है, वो तो माफ़ कर दी गई है। और आपको पता है ये 4.18 बिलियन डॉलर कितने बनते हैं? क्योंकि मैं अपने किसानों से बात करता मतलब ये मतलब 27 लाख करोड़ बनते हैं। अब लाख करोड़ का भी मतलब विचोला है। तो मैं पंजाब में तो समझाता था, हरियाणा में मैं कभी, पंजाब की आबादी है 3 करोड़ और हर बच्चे के सिर पे 1 लाख रुपया, 1,27,000 मतलब वो हम कहते हैं कि बाहर के कारपोरेट की जेब में डाल दिया गया। ये है 4.18 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट। तो ये जो है मतलब इसी को भगत सिंह कह रहे हैं कि जब तक कारपोरेट की लूट उस मतलब पकड़ में नहीं आएगी, उसको हम नीचा नहीं करेंगे, तब तक लोगों की ज़िंदगी में मतलब खुशियाँ, इनकलाब, तब्दीली नहीं आ सकती। तो ये और जेल की जो 116 दिन की भूख हड़ताल थी, उसके बाद भगत सिंह ने क्या प्राप्त किया? उन्होंने कहा कि लीजिए, आप पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो हम आपको पढ़ने लिखने के लिए काफ़ी दे देते हैं। उनकी जो नोटबुक हमारे पास बची वो है कि आप मुकदमा चलाइए, हम अपना पढ़ेंगे, अपना लिखेंगे। और उसके लिए उन्होंने मतलब ये भी छुट्टी मिल गई उनको कि वो 10 किताबें जो हैं मंगवा सकते हैं और वो वापस भेजेंगे, 10 और आएंगी। तो एक बड़ी मज़ेदार बात है कि मतलब जेलर ने पूछा कि भी आप इनकलाबियों से ना हमें बड़ा डर लगता है, क्योंकि आप पता नहीं कौन सा तरीका निकाल रहे हैं। तो अब आपको 10 किताबें आ रही हैं, 10 किताबें जा रही हैं। मेरे तो 10 आदमी जो है वो बांध दिए थे, वो कैद हो गए, क्योंकि वो हर किताब का हर सफ़ा देखते हैं कि उसमें कहीं पेंसिल से कोई निशान तो नहीं लिखा हुआ। तो तब भगत सिंह ने कहा कि मिस्टर चोपड़ा, आप मुझसे ये पूछिए कि हर किस किताब के किस सफ़े पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि वो सब किताबें पहले उन्होंने पढ़ी थी। समझदारी बनने के बाद वो सीधा ब्रिटिश राज को टकराने के लिए गए, और यही उनका था कि सब साथी भी अपनी समझदारी बनाएं, और ख़ास तौर पर उन देशों में जिन्होंने जीत प्राप्त की है उसको मतलब वो समझें और उसमें क्या ऐसा गुर है जिससे वो जीते हैं, हम मतलब जीत सकें। तो इसलिए
मतलब वो भूख हड़ताल ने पूरा, और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि जो उक्ति मिली वो मिस्टर हचिनसन है, ये ब्रिटिश ट्रेड यूनियनिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, और वो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में उनको भी उम्र कैद हुई थी। तो वो अब कंटेम्प्रेरी देख रहे हैं। वो कहते हैं कि जब शुरू में हमें लगा तो ये लगा कि ये हमारे यूरोप के मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनकी तरह कहीं गोली चला दी, कहीं बम चला दिया, तो इस तरह के बहुत सीरियस विद्यार्थी नहीं है। लेकिन कहता है कि अब मुझे एक बहुत ही हो रहा है कि जब पहले सत्याग्रही आते थे तो वो महात्मा गांधी जी के जय के नारे ज़्यादा लगाते थे, कुछ वंदे मातरम के नारे भी लगाते थे, लेकिन अब सब लोग साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और कहीं एक चौथाई महात्मा जी के नारे भी लगते हैं। और उसकी उक्ति ये थी कि ये कितनी बड़ी तब्दीली ले आए ये नौजवान, कि एक व्यक्ति की जीत को एक विचार की जीत में लोगों को बदल दिया, कि व्यक्ति की जीत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक विचार की, एक सोच की जीत होना। तो ये ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने मान लिया। और चौथी बात जो है वो थी कि अब भी कई दफ़ा लोग भूले भरके कह देते हैं कि अंग्रेज़ों के राज में इंसाफ बहुत था, क्योंकि इंसाफ का भ्रम डाल के ही लोगों को पकड़ा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा, क्योंकि मुकदमा इस तरह उन्होंने हैंडल किया कि वो उनको 6 महीने में डिस्पोज ऑफ कर देना चाहते थे, उनको मतलब फांसी तक ले जाना चाहते थे, इसीलिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनी। और भगत सिंह ने कहा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि जब से हमारा मुकदमा शुरू हुआ है आप बहुत परेशान हैं, और उस परेशानी से मुक्ति आपको ये मार्शल लॉ, जैसे गांधी जी ने भी कहा कि ये मार्शल लॉ मेंटालिटी है आपकी, कि आप एक पूरा कानूनी प्रक्रिया जो है उसको शॉर्टकट कर रहे हैं। और इस शॉर्टकट में जो मार्शल लॉ में ये हुआ था, मतलब, और उन्होंने कहा कि ये जो आपकी मार्शल लॉ मेंटालिटी है, असल में स्टेट की जो बड़ी वायलेंस है वो यही है। ये गांधी जी का एक 4 मई 1930 का लेटर है। तो कहें कि भगत सिंह जीत रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, मुकदमा छोड़ दिया है उन्होंने, और वो पढ़ने में मतलब वो जो पढ़ाई का उनका है वो चल रहा है। और एक मज़ेदार बात कि वो जो जेल नोटबुक मिली उसके पहले सफ़े पे ही एक उन्होंने शेर लिखा जो उनकी स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। वो है कि कुर्रे खाक है गर्दिश में तपश से मेरी, कि जो अनुशक्ति है एक तिनके में वो मेरे अंदर, मैं उसके साथ मेरी सांझी है। कुर्रे खाक है गर्दिश में तपश से मेरी, मैं वो मजनू हूँ जो जिंदा में भी आज़ाद रहा। कि जेल में भी आज़ाद रहने की प्रक्रिया जो है वो भगत सिंह और उनके साथियों की है, कि आपका रास्ता कोई रोक नहीं सकता, ना जेलें रोक सकती हैं, ना और कोई चीज़ रोक सकती है, अगर आप में इनकलाबी जज्बा है, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है, तो वो उन्होंने करके दिखाया। इसीलिए उन पे जो बहुत अच्छा शेर लिखा गया वो जगन्नाथ आज़ाद जी का है कि हमसे बढ़कर ज़िंदगी को कौन कर सकता है प्यार। और ये याद रखिए कि प्यार है जो उनको इतना बड़ा बनाता है। हमसे बढ़कर ज़िंदगी को कौन कर सकता है प्यार, अगर मरने पे आ जाए तो मर जाते हैं। मतलब ये जो प्यार है वो वहाँ तक ले जाता है। मरकर भी दफन रह सकते नहीं, लाल फूल बनके वीरानों पे छा जाते हैं हम, जाग उठते हैं तो फांसी पे भी नींद आती नहीं, वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं। तो ये उनकी स्पिरिट को मतलब करना है कि मुश्किलों के आगे भी, मुश्किलों में ही रास्ता निकालना इनकलाबी जज्बा है। आज भी हम बहुत सी मुश्किलों में हैं और उन मुश्किलों को भगत सिंह और उनके साथियों के उस तजर्बे से, उनके उस, और एक बात जो है आमतौर पर कहते हैं कि भगत सिंह ने, उन्होंने कहा भी कि जब से मैं वैज्ञानिक विचारधारा का धारणी हुआ हूँ मैं जी रहा हूँ। मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी उक्ति थी कि जेल में आप वैज्ञानिक तौर पे कैसे जी रहे हैं। तो तब पता चला, जिसको फैज़ ने बहुत अच्छी तरह उन पर गज़ल लिखी थी, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में तेरी याद नहीं, सद शुक्र के अब अपनी रातों में हिजर की कोई रात नहीं। क्या भगत सिंह के साथ हैं। और उसका आखिरी शेर था,
गरबाजी इश्क की बाजी है, लगा दो जो मन चाहे। गरबाजी इश्क की बाजी है, लगा दो जो मन चाहे। जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। मतलब आपकी दलील दोनों तरफ जीतती है। अगर आपने वो दलील ऐसी रखी है, वही हुआ कि उन्होंने जब ये रखा कि भी हमने 6 महीने 8 महीने जेल में रहना है, तो उसको जेल को हम अपना स्कूल कॉलेज बना लेंगे, ये अपना काम करते रहे। तो उधर से मतलब बाइकाट किया और इधर अपने नोट्स बनाते रहे। कई साथी पूछते हैं कि उनकी किताबें कहाँ हैं। मैंने कहा कि वो उनकी आउटलाइन छोड़ गए हमारे पास। जब वो साइंस ऑफ स्टेट करके नोट्स बना रहे हैं, तो वो हमें ये बता रहे हैं कि एक राज का भी एक विज्ञान है, राज किस तरह काम करता है। जैसे पुराने ज़माने में था कि विष्णु का पैगंबर होता था राजा, वो कहते वो दुनिया चली गई। अब भी जो है, मुझे कई दफ़ा मैंने कल बच्चों को सुई बात कर रहा था, मैं क्या मुझे ऐसे लगता है कि हम सरकार अभी भी अंग्रेज़ सरकार को ही समझते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ के वक्त सरकार थी जिसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं। लेकिन अब वाली जो सरकार है, ये तो हमारी नौकर है। हम उनको 5 वाले वोट दे के एक ड्यूटी देते हैं, और ये भी बात समझिए कि उनकी ड्यूटी जो है वो संविधान में निश्चित की हुई है। कहाँ पर है? चौथे चैप्टर में। चौथा चैप्टर जो है उसका नाम रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि राज ने क्या नीतियाँ बनानी है उसके दिशा निर्देश यहाँ लिखे गए हैं। इसका मतलब कि उसमें पहली दिशा निर्देश ये है कि कोई ऐसी नीति ना बनाई जाए जो लोगों में असमानता पैदा करे, इनइक्वालिटी पैदा करे। और फिर वो कहते हैं कि जी आप अपनी ड्यूटी नहीं करते। हमारी ड्यूटी क्या है कि आज़ादी संग्राम की उन मूल्यों को, जिनके लिए आज़ादी संग्राम लड़ा गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके सब साथियों की कंट्रीब्यूशन है, गांधी जी की भी है, लेकिन उनको आगे बढ़ाना, उन विचारों को आगे बढ़ाना हमारी ड्यूटी है। सरकार की ड्यूटी है कि वो नाबराबरी ना करे, विद्या फ्री दे, सेहत का प्रबंध करे, तो ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन ऐसा उलझा रखा है हमें कि हम उनसे उनकी ड्यूटी नहीं पूछ सकते। अगर आप ड्यूटी पूछेंगे तो वो बिल्कुल वो कहानी मुझे याद आ रही थी, हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे। एक मतलब बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था, और उसने किसी सुंदर लड़की को अपने कब्जे में कर रखा था। तो वो एक ही बोलता था कि आदम बो, कि मुझे आदमी की बो आ रही है। तो एक नौजवान उसको छुड़ाने के लिए चला। तो कहानी थी कि जब वो चलने लगा तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठा था। वो कहता कि अगर इस रास्ते पे चले हो तो पीछे की आवाज़ नहीं सुननी, तुम्हें आगे तो देखना, तब कामयाब हो गए, नहीं तो पत्थर बन के रह जाओगे यहाँ पर। और उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो वो लड़की खुश भी हुई और रोई भी। खुश इसलिए कि कोई नौजवान ने हिम्मत तो की है जो मुझे इसके चुगल से छुड़ाने के लिए आया है, लेकिन रोई इसलिए कि वो तो बहुत ताकतवर है, वो तो आदम वो कर रहा है, तुम्हारी वो आएगी तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि इसका एक ही तरीका है कि चुपके से मक्खी बना के मैं तुम्हें दीवार के साथ लगा देती हूँ। हम ढूंढते हैं कि इतने बड़े ताकतवर की कमज़ोरी कहाँ है। तो वो कहानी है कि जब उन्होंने को ये पता चल गया कि इसकी फलां तोता है जिसमें इसकी जान है, तो वो तोते को जब मरोड़ा तो राक्षस, तो मतलब कहने का भाव है कि वो शायद हमारे बुज़ुर्ग हमें ये समझाना चाहते थे कि कितना भी बड़ा खूंखार हो, उसकी कमज़ोरी मतलब ये है कि वो लोगों के प्रति क्या जिम्मेवारी निभा रहा है, क्या निभा रहा है कि नहीं निभा रहा, लोगों से मतलब बात की जाए उसकी। और दूसरी कहानी जो है वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, हमारे बुज़ुर्ग सुनाया करते थे। हमारे मतलब ये कहानी तो है कि जो धरती है ये बैल के सींगों पे खड़ी है। ये कहते हैं ना कि जब वो सिर हिलाता है तो भूचाल आता है। अब इसका भाव क्या है? बैल किस चीज़ का प्रतीक है? बैल हमारी खेती की पैदावारी शक्तियों का प्रतीक है, कि शायद पैदावारी शक्तियों के सिर पे धरती खड़ी होती है। अगर वो हिलेंगे तो ठीक भूचाल आएगा। लेकिन उसका एक दूसरा भी कहानी है कि बैल की और शेर की टक्कर हो गई, और जो जयकाल था, सिहार था, वो उसका रेफरी बन गया। तो वो बैल की तरफ तो पेशाब करे तो कहे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ,
और जो शेर था उसकी तरफ वो मतलब खुडे डाल रहा था, मतलब तो कहते मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। तो कहते कि अब दोनों किस चीज़ के प्रतीक हैं? बैल पैदावारी शक्ति का प्रतीक है, और शेर जो है वो तो पैदावारी नहीं करता, वो तो छीन के खाने का प्रतीक है। तो कहते इन दोनों शक्तियों की लड़ाई हमेशा होती, और जो जिसको हम आज सरकार कहते हैं वो उस सियार की तरह है, जो कह तो ये रहे हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, पैदावारी वाले मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उनकी तिलकन पैदा कर रहे हैं, एक फिसलन की ज़मीन पैदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो शेर हैं जो कुछ मेहनत नहीं करते, सब खा रहे हैं, उनकी तरफ मजबूती देते हैं। तो मैंने कहा क्या खूबसूरत बात हमारे बुज़ुर्गों ने हमें समझाई कि जब भी आपने सिस्टम को देखना हो तो इन दोनों शक्तियों को, पैदावारी शक्तियों को, और जो पैदावारी नहीं करते लेकिन मज़ा उड़ाते हैं, उन शक्तियों को पहचानेंगे तो हम इस समाज को समझ सकेंगे। तो ये भगत सिंह ने, उनके साथियों ने आज के संदर्भ में, मैं अभी साथियों से कर रहा था कि अगली रामनवमी से हम भगत सिंह के नौजवान लहर के उन 5 असूलों को लेके नौजवानों में एक काम शुरू करें, ताकि वो चेतनता दोबारा, और ये एक इतिहास भी है। आपको पता है कि 1757 क्योंकि आपका ये जगह, तो 1757 की बहुत सी मतलब प्लासी की लड़ाई हुई उसके बाद, और आपको पता है कि जो गरीबी बिहार, बंगाल, उड़ीसा में है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति का एक था। नीति क्या थी कि उससे पहले मतलब शिवाजी भी और तातिया मतलब अपने टीपू सुल्तान की सल्तनत हो या रंजीत सिंह की सल्तनत हो या पहले मुग़लों वाला पीरियड हो, उसमें आपकी पैदावार से हिस्सेदारी जो है वो राज लेता है। मुझे नहीं पता यहाँ आप कजोत्रा कहते हैं या चगोत्रा कहते हैं, हमारे तो ये टर्म्स हैं कि चौथा हिस्सा आपकी पैदावार का स्टेट लेगी, और जब आपकी पैदावार का हिस्सा है तो आप गरीब नहीं होंगे। थोड़ा अनाज है तो थोड़ा बचेगा, लेकिन स्टेट को भी मिलेगा, और स्टेट की चिंता होगी कि वो आपकी पैदावारी शक्ति को मदद करे। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1757 में, उसने एक ही तब्दीली की कि हमें आपकी पैदावारी से कुछ लेना देना नहीं है, आप हमें कैश में लगान देंगे, और लगान देने के बाद आप जोत सकेंगे ज़मीन। और ये जो लगान था, अब किसानों के पास तो पैसा है नहीं, उनकी मेहनत का पैदावार तो है, उसमें हिस्सा दे सकते हैं। और वो बड़ा अच्छा हमारे मतलब JNU के जो बहुत इकोनॉमिक साइंटिस्ट हैं, प्रभात पटनायक और उषा पटनायक, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो कहते हैं अंग्रेज़ लोगों से लगान इकट्ठा करके, जो पूंजी मतलब शाहूकार थे, उनको वो लोन देते थे जैसे आजकल बैंक देता है, और फिर वो किसानों की पैदावार खरीदते थे। तो एक है कि उनको डबल, कि एक तो पहले लगान ले लिया, एक बाद में उस पर ब्याज भी इकट्ठा कर लिया, और लोगों में कमज़ोरी आई। और उसका असर क्या हुआ कि पहले 12 साल में इस एरिए में, क्योंकि ये एरिया पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया था, इतना भयानक अकाल पड़ा, मतलब जैसे आज भी मतलब बंगाल के लोकनृत्य में मतलब उसको 69-70 का अकाल कहते हैं। तो वो नीति का कारण था अकाल। उसके बाद लोग लड़ते रहे, 100 साल लड़े, और 1857 में आखिर पर मतलब वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ख़त्म हुई। तो 100 साल का साइकिल है। उसके बाद डायरेक्टली मलका ने कह दिया कि आप अब मेरे सिटीज़न हैं, जो मेरे ब्रिटिश के शहरों को, नागरिकों को शहरी अधिकार है वो आपको मिलेंगे। तो हमें वो समझने में 40-50 साल लगे। 1907 तक हम ये समझ पाए कि जो गरीबी है, क्योंकि मतलब वो एक थीसिस जो उस वक्त लाया गया, और वो दादा भाई नारोजी ने, क्योंकि वो पार्लियामेंट में वहाँ इलेक्ट भी हुए, उन्होंने लिखा कि गरीबी जो है उसका कारण अंग्रेज़ की वो अन ब्रिटिश लाइक रूल है, कि जो वायदा किया था वो राज नहीं है, इसलिए हम गरीब हैं। और किसानों के मदभागी पे रमेश चंद्र दत्त ने लिखा कि किसानों की मदभागी ये है कि वो जितना सब कुछ होने के बाद, अच्छी
धूप है, अच्छी ज़मीन है, अच्छा पानी है, मेहनती किसान है, लेकिन फिर भी वो भाग है क्योंकि उसकी मेहनत को एडिशनल काम मिलना चाहिए जिससे स्वराज और स्वदेशी वर्ड आए। तो उसके आगे गदर पार्टी वाले आए और उसमें एक बात ये कि उनका सबसे बड़ा लीडर जो है वो 19 साल का नौजवान करतार सिंह सराभा है। तो मैं ये सोच रहा था कि वो भगत सिंह का प्रेरक है कि वो 19 साल का लड़का, क्योंकि उसके पास वो विरासत नहीं है जो भगत सिंह के परिवार में मतलब बहुत लहरें चली, बहुत से असर थे, लेकिन वो एक पढ़े लिखे हैं और उनके चाचा जो हैं वो उड़ीसा में नौकरी कर रहे हैं फॉरेस्ट की। मैंने कहा जब उसे ये समझ लग गई, क्योंकि उस प्रचार में ये जब कहा गया कि जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपका अकाल है, इसका कारण ब्रिटिश राज की नीतियां हैं। तभी मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि जब आप आज की भी सरकारों की नीति देखें तो उसमें ढूंढिए कि इसमें बदनीति कहाँ, वो लोगों के भले के लिए है या लोगों के भले के तंत्र के नीचे किसी और का भला हो रहा है, तभी हम उसको समझ पाए। तो मतलब करतार सिंह सराभा को बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जज ने सोचा कि ये 19 साल का लड़का है, इसको मैं अगर प्रश्न करूं तो इसको मैं ट्रैप कर सकता हूं। ये जजेस को एक अच्छा भ्रम होता है कैसा सवाल करें जिससे वो सामने वाला जो है। उसने कहा कि तुम 8,000 लोग अमेरिका कनाडा से भारत में इनकलाब करने के लिए आए, तो इस इनकलाब का मतलब आप झंडा भी लेके आए 3 रंग का, ये 3 रंग किस चीज़ के प्रतीक हैं? शायद हम भी इसमें उलझ जाए कि ये किसके प्रतीक हैं। तो उस नौजवान ने जो जवाब दिया वो रिकॉर्डेड है जजमेंट में कि ये 3 उन सामाजिक मतलब वैल्यूज़ के हैं जिससे समाज आगे बढ़ता है। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो आपके संविधान का जो पहला मतलब प्रीएम्बल है उसमें आया। और दूसरी बात जो है कि जब भगत सिंह ने एक प्रश्न किया कि 26 जनवरी 1930 को हमने कसम तो खा ली कि संपूर्ण आज़ादी ले आना, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये संपूर्ण आज़ादी लोगों को में कैसे उनकी ज़िंदगियों में हिस्सेदार बनेंगे। तो उसका जवाब जो है वो कराची कांग्रेस में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पंडित नेहरू ने प्रेजेंट किया कि उसका एक ही जवाब है कि संपूर्ण आज़ादी जो है वो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकों के, उसके रास्ते से ही आ सकती है। तो मतलब कि वो पूरी प्रक्रिया है। अभी याद कर रहे थे कि यहीं रामगढ़ में जब कांग्रेस हुई तो उसके पैरेलल सुभाष जी और सहजानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, कहते 1.5 लाख किसान और लोग थे। तो उसका अनुमान क्या रखा था कि भगत सिंह तो कहते हैं कि डाउन विद इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि इस सतह पे हम नो कॉम्प्रोमाइज़ विद इंपीरियलिज्म, कि साम्राज्यवाद से समझौता नहीं करें। तो ये मतलब इस विचार को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज भी मतलब ज़रूरत है कि लोगों को मतलब ये चेतनता हो, वो इसमें मत उलझे, क्योंकि जैसे वो कारण जो है वो स्पष्ट है कि वो नीतियों में पड़े हुए हैं। आप नीति बनाते हैं। अभी एक बात मैं कह के, हमें पंजाब में कोला जाना था यहाँ से आपके झरिया से, तो वो सीधा रेल से नहीं जाएगा, क्योंकि जो दोस्त हैं उनका शिप कंपनी भी चलनी चाहिए। शिप कंपनी के बाद उनकी मतलब जो बंदरगाह है वो उसको भी पैसा मिलना चाहिए। फिर उनकी अपनी रेल है अडानी की, उस रेल से वो पंजाब जाए। मतलब देखिए कितना घुमा के कि अब क्योंकि उनकी शिप यार्ड खड़ी है तो उसको पैसा मिले। अब किसकी मदद कर रहे हैं? पंजाब वालों को कहते हैं जी वैसे तो उसका 4,000 रुपये में आ जाता, लेकिन जब आप विदेश से मंगवाएंगे वो बहुत महंगा आता है, तो इसलिए आपको विदेश से कम सस्ते दे रहे हैं। तो पंजाब को प्रोटेस्ट करना पड़ा। मतलब ये नीतियाँ जो हैं कि आप मतलब और उसी अडानी की बंदरगाह पे सबसे ज़्यादा जो मतलब पकड़ा गया है ये जो नशा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है, उस पर किसी पे कोई एक्शन नहीं है, लेकिन लोगों के पास होगा तो लोगों को पीटा जाएगा। तो कहने का भाव है कि आज अगर हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनके साथी चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण, जयतन दास और BK दत्त, उन सबको याद करते हैं
तो फिर हमें लगता है कि नौजवानों के सामने ही ऐसा वक्त आता है जब नौजवान उसका हल ढूंढते हैं। और हल ढूंढने के लिए कोई सिंपल नहीं है, क्योंकि आप उन्होंने जो नौजवान भारत सभा का मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। और लगता है कि आज के लिए लिखा गया। जब ये वो लिखते हैं कि भारत में कितनी बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि भारत में एक पीपल का पत्ता टूट जाए तो आदमी को मार दिया जाता है, एक ताजिए का कागज़ का टुकड़ा टूट जाए तो आदमी को मार दिया जाता है, एक जानवर के नाम पे आदमी को मार दिया जाता है। तो कहते हैं यहाँ आदमी की कीमत जो है वो ज़ीरो कर दी गई। ये सबसे बड़ी सितमज़रीफ़ी है जिसको आज आप देखते हैं कि वही शक्तियाँ, वही ताकतें जो हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी तरह लोगों पे लागू हो रही हैं। और इसमें जो आखिरी बात है वो एक उन्होंने नौजवानों के लिए शेर सेलेक्ट किया था, दो हैं। एक तो उन्होंने कहा था कि चमन ज़ारे मोहब्बत में उसी ने की बागवानी, जिसने मेहनत को ही मेहनत का फल जाना। नहीं फैज़ नमाइश शबनम का चुपके से आती है, मोती लुटा जाती है। मतलब एक तो ये प्रिंसिपल कि आप किसी ओहदे के लिए नहीं, एक जिम्मेवारी के लिए काम करेंगे। और दूसरा उनका था कि कमाले बुज़दिरी है अपनी ही आँखों में पस्त होना, कमाले बुज़दिरी है अपनी ही आँखों में पस्त होना। अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता, उबरने ही नहीं देती ये बेमाइगियाँ दिल की, नहीं तो कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। और आखिरी बात अपने बच्चों को अगर आप बताना चाहें तो भगत सिंह के 3 संदेश थे जो उन्होंने 3 मार्च 1931 को अपनी जेल कोठरी से दिए थे। एक तो मेरे मदर, क्योंकि 3 साल छोटे थे, 20 साल के थे, सदर पहनते थे, पहली लड़की है जो घर में और हमारे समाज में उनको जीने का हक मिला। और इसीलिए दादाजी ने उनका नाम अमर रखा, क्योंकि उनके चाचा शहीद हो रहे थे, मेरे माँ का जन्म हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी तो अमर है ना। तो उनको कहा कि बीबी, सादगी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन विचारों में मजबूती होनी चाहिए, समझौतेवादी नहीं बनना। क्योंकि हम कुड़ी को, लड़की को ऐसा सिखाते हैं कि भी नहीं तुमने आँख उठा के नहीं बोलना, तुमने हाथ है, ये समझौतावादी जो है। तो भगत सिंह ने कटारश में कहा कि मतलब विचारों में पुख्तगी लाओ और सादगी में रहो। तो ये कुलतार सिंह 12 साल के थे, उनको 3 शब्द उन्होंने कहे, वो रिपीट करवाइए बच्चों को कि सेहत का ख्याल रखना, हौसले से रहना और मेहनत से पढ़ना। और कुलबीर सिंह 14 साल के थे तो उन्होंने एक और कि अगर तुम अपने आप में विश्वास पैदा करना चाहते हो तो कोई हाथ का काम ज़रूर सीखो, क्योंकि हाथ का काम करने से आपको अपने आप में यकीन बनता है, बातों से यकीन नहीं बनता। तो इसलिए बाकी 3 चीज़ें तो है ही। तो मैं समझता हूँ कि ये आज के युग में और इस वक्त में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भगत सिंह की जीवन जांच को देखें। मैं ये कहता हूँ कि विचारों को कैसे जिया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ुद भगत सिंह ने लिखा था कि जो हमारे दाव पेच हैं लड़ाई के, वो तो लेनिन से सीखेंगे, लेकिन उसके सिर्फ लिखतों से नहीं, उसके वर्क से नहीं, उसकी लाइफ से भी। इसीलिए वो आखिरी किताब पढ़ रहे थे, वो रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन की यादें जो हैं। और एक बात कि आप जिन वैल्यूज़ को बता रहे हैं उनको जीते कैसे हैं, उसका एक एग्जांपल है कि जेल की कोठरी में एक लड़का उनका मल मूत्र उठाने आया करता था, उसका नाम बोगा था। तो वो पहले दिन से ही उसको वो कहते हैं वो मेरी बेबे आ गई, मेरी बेबे आ गई। अब उस लड़के को लगता था कि ये सरदार मुझसे हंसी मजाक कर रहा है। वो कहते सरदार मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग भी फांसी लगने वाले हैं, वो तो दूसरे किनारे पे खड़े होते हैं कि मेरी हवा ना लग जाए उनको, और तुम मुझे एक लकड़ी में लेते हो। तो कहते मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 2 व्यक्तियों ने मेरा मल मूत्र उठाया। बचपन में मेरी माँ ने, उसको मैं बेबे कहता हूँ, और अब ये ड्यूटी तुम्हें मिली है, इस रिश्ते से तुम मेरी बेबे। तो वो मतलब जात पात कह ही नहीं रहे थे, वो लिव कर रहे थे उन वैल्यूज़ में। एक आखिरी जो है कि वो घर में एक दफ़ा उनको मौका मिला क्योंकि ज़मानत हो गई थी। पिताजी ने कहा कि अब थोड़ी देर भागना बंद करो जब तक वो ज़मानत का फ़ैसला नहीं हो जाता। तो भैंसें रख दी
तो एक भैंस को वो दूध पिया करते थे, हमारे डोके कहते हैं, तो सीधा आप मुंह में पी लेते हैं, तो उसको वो मासी कहते थे कि ये भैंस मेरी मासी है। तो किसी ने कहा कि ये कैसे? वो कहते जब माँ काम पे गई हो तो मासी दूध पिलाती है ना, तो दूध के रिश्ते से मेरी मासी है। और दूसरी बात, क्योंकि उस वक्त उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय पढ़ा था, तो लियो टॉल्स्टॉय पढ़ने के बाद उनको पिताजी ने कहा कि ये हमारे जो खेतों में काम कर रहे हैं, हमारी मदद करते हैं, इनका कोई लेन देन है, ज़रा हिसाब कर देना। तो भगत सिंह ने उनकी इंटरव्यू ली कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे तुम्हारी तरफ तुमने लिए थे, तो ये किस लिए लिए? तो उसने कहा जी मेरे बच्चा बीमार हो गया था। दूसरे कहा मेरी वाइफ बीमार हो गई थी, तो उनकी बीमारी के लिए मुझे खर्च करना था। तो कहते भी अगर आप सारी उम्र जो सारे दिन का काम तो हमारे लिए करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी बीमारियां हैं उसकी जिम्मेवारी भी तो हमारी बनती है ना, क्योंकि ये लियो टॉल्स्टॉय की समझ थी। तो उन्होंने वो सारा जो है